नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वह एडिटोरियल पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह जो हमारा एडिटोरियल है यह मुख्य रूप से संबंधित है अभी हाल में ही देखी गई दिल्ली और हरियाणा आदि के क्षेत्रों में जो हम किसान कानूनों के संबंध में विविध प्रकार के कृषकों का विद्रोह, जो कृषकों का विरोध जो हम देख रहे हैं, उस कृषकों के विरोध के संदर्भ में एक तो ये बात देखी जा रही है कि सरकार लगातार किसानों से विरोध की पृष्ठभूमि में उनकी मांगों को माने जाने के संदर्भ में बातचीत कर रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों का ये कहना है कि वह इन सारे कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं और इससे कम में वे तैयार नहीं हैं। अब इस पूरी विरोध की पृष्ठभूमि में हमारा यह जो आर्टिकल है वो इस बात की पड़ताल करता है, इस बात की जांच करता है कि यदि जो इन कानूनों को खत्म किए जाने की बात की जा रही है, यदि संसदीय प्लेटफॉर्म पर ही जिसके माध्यम से इनको पारित किया गया, यदि संसद में ही व्यापक परिचर्चा आदि के आधार पर इनको पारित किया गया होता और उस समय ही सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाई गई बातों को विविध अन्य समूहों द्वारा जो विरोध के जो तत्व बोले जा रहे थे, अगर उनको उसी समय शामिल कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का विरोध देखा जाता। तो हाल के समय में जिस प्रकार से कानूनों को पारित किए जाने के संदर्भ में जो संसदीय जो जांच, निरीक्षण, परीक्षण की जो व्यवस्था होती है, जिसमें समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वह समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से कम हो रही है, इस बात को इसमें विविध उदाहरणों से दर्शाया गया है। और इस बात को महत्वपूर्ण रूप से इसमें इस चीज को इंगित किया गया है कि किस तरीके से संसदीय भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो कानूनों को पारित किए जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें अभी भी जो संसदीय समिति व्यवस्था है और जो एकाधिकार या आप कह सकते हैं कि जो व्यापक चर्चा आदि के आधार पर जो एक सर्वसम्मति बनाए जाने की जो व्यवस्था होती है, उसको किस प्रकार से किया जाना आवश्यक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि किसानों का विरोध देखा जा रहा है और विशेष रूप से वे केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा अब सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को भी माना नहीं जा रहा और वे पूर्ण रूप से कानून को निरस्त किए जाने के बाद नवीन कानूनों को लाए जाने की बात कर रहे हैं। अब इस पूरी पृष्ठभूमि में बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि यदि पहले ही संसद में व्यापक विचार विमर्श करके कानूनों को लाया जाता तो शायद इतना विरोध नहीं होता। इसके तहत किसानों ने जो अब मुद्दे उठाए हैं उसके संबंध में जो विरोध के बहुत सारे बिंदु हैं वह पहले भी इसके संदर्भ में उठाए जाते रहे हैं, जिसमें संसद में ही विपक्षी दलों आदि द्वारा इस प्रकार के मतों को उठाया गया था, किंतु सरकार द्वारा इसके संदर्भ में उन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया और चूंकि उस समय इन विरोध की बातों को ध्यान नहीं रखा गया, जिसका परिणाम अब देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अब बात संसदीय परिधि से आगे बढ़ते हुए सड़कों पे आ गई है और इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हम देख रहे हैं। और इसके संदर्भ में हमें यह देखना होगा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब बात की जाती है भारतीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की, तो इस भारतीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में संसद का जो स्थान होता है वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान
होता है, जिसमें संसद एक विधायिका के रूप में कानून निर्माण करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कानून निर्माण करने के साथ ही जो संसद है वह कार्यपालिका पर एक विधायी नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी कार्य करती है, जिसमें यदि सरकार द्वारा कोई बिल संसद में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो जो संसद है वह इस जिम्मेदारी को लेती है कि वह प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों पर विधायी निरीक्षण परीक्षण को स्थापित करने के लिए उस पे संदर्भ में व्यापक परिचर्चा करेगी और इसके लिए ही एक व्यापक मशीनरी की स्थापना की गई है जो भारत में स्वतंत्रता से पहले ही विद्यमान रही है। इस पूरी व्यवस्था में जो समिति व्यवस्था है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें विविध जो समिति होती हैं, चाहे वो जांच से संबंधित समिति हो, चाहे वो संयुक्त प्रकार की समिति हो या फिर 1993 और उसके बाद निर्माण की गई विविध विभागों मंत्रालयों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटीज स्थायी समिति हो। इसमें जो विभागों से संबंध स्थायी समितियां हैं वह चूंकि मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करती हैं, अतः किसी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल की जांच आदि के संदर्भ में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और अगर हम बात करें संसदीय नियमों की तो दोनों सदनों के नियम ये कहते हैं कि यदि पीठासीन अधिकारी जैसे कि स्पीकर अथवा सभापति यदि वो चाहे तो प्रस्तुत किए गए किसी भी बिल को अनुमति के पश्चात बिलों को समिति को सौंप सकते हैं। और चूंकि समिति एक ऐसा स्थान होता है जो सार्वजनिक आप कह सकते हैं परिचर्चा से अलग एक आप कह सकते हैं गैर दलीय आधार पर व्यापक परिचर्चा उसमें की जाती है। इसके तहत बिल से संबंधित जो विविध विद्वान होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनसे व्यापक परिचर्चा करने के बाद ही बिल में नवीन अनुशंसाएं दी जाती हैं और इस प्रकार से किसी कानून को पारित किए जाने के संदर्भ में उसमें अधिक से अधिक लोगों के इनपुट लिए जा सकते हैं। इसके बाद जब बिल को किसी समिति को रेफर कर दिया जाता है तो समिति आप कह सकते हैं एक एक उसके अनुधान एक एक उसके जो प्रावधान है उस पर परिचर्चा करती है और अपनी अनुशंसाओं के साथ वो फिर से जो है संसद को लोकसभा या राज्यसभा जहाँ पे बिल प्रस्तुत किया गया है वहाँ पे जो है उसको वापस भेजती है। उसके बाद संसद में फिर से इस पे परिचर्चा होती है और उसके बाद जब सारे विवादित बिंदुओं पर व्यापक परिचर्चा हो जाती है तो उसके बाद बिलों को सर्वसम्मति के आधार पर प्रस्तुत व पास कर दिया जाता है। अगर इस तरीके की व्यवस्था का हम निरंतर आधार पर पालन करेंगे तो इससे एक तो विवाद कम होंगे, वहीं दूसरी ओर जो बिल पारित किए जाएंगे वह भी व्यापक समावेशी हो सकेंगे, जिससे न केवल सत्ता पक्ष की आकांक्षाएं पूरी की जा सकेंगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई जो वाजिब मांगे हैं उनको भी पूरा किया जा सकेगा। लेकिन अभी हाल के वर्षों में जो संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से बिलों को पारित किए जाने का जो परिदृश्य देखा जा रहा है उसमें हाल के समय में जिस प्रक्रिया की हमने बात की इस तरह की प्रक्रिया को अनेक बिलों के संदर्भ में लागू नहीं किया जा रहा है। इसके संदर्भ में हम ये देख रहे हैं कि सरकारों द्वारा जल्दबाजी में बिलों को पारित किया जाता है। इससे होता यह है कि बिलों में जो विपक्ष का मत है, जो विपक्ष की वाजिब मांगे हैं वह नहीं आ पाती, जिससे बिलों में कमियां रह जाती हैं जो आगे व्यापक विरोध का कारण बन सकती हैं। अब इसके संदर्भ में किन बिलों को समिति को सौंपा जाना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो लोकसभा राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वह इस पर क्या मत रखते हैं। और अधिकांशता जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वह किसी दल विशेष से संबंधित होते हैं, विशेष रूप से उनका संबंध सत्ता पक्ष से होता है। यही कारण है कि अनेक बार मंत्री जब इस बात पे जोर डालते हैं कि समिति को हमें अपना बिल नहीं सौंपना है, हमें जल्दी से जल्दी बिल को पारित करना है, तब पीठासीन अधिकारी भी चूंकि बिलों को समिति को सौंपा जाना उनके विवेक पर निर्भर करता है, इसके चलते भी
जो बिल होते हैं वो मंत्रियों के कहने पर समितियों को नहीं सौंपे जाते, जिससे समस्या उभरने लगती है। यानी हमने एक व्यापक मशीनरी बनाई जिसमें ये व्यवस्था की कि चूंकि संसद के पास समय कम है बिलों पे व्यापक परिचर्चा करने के संदर्भ में, इसके लिए हमने विविध प्रकार की समितियों की स्थापना की। विशेष रूप से 1993 और उसके बाद जब से हम स्थायी आधार पर समितियों की स्थापना करने लगे हैं, तो उसके संदर्भ में यह आशा की जा रही थी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल होंगे उस समिति के माध्यम से व्यापक परिचर्चा प्राप्त करेंगे, जिससे उनमें सर्वसमावेशिता आएगी। लेकिन हाल के वर्षों में जिस प्रकार से समितियों को बाईपास करके जल्दबाजी में जो बिलों को पारित किया जा रहा है, उससे बिलों में जो कमियां विद्यमान रह जा रही हैं वही अब विरोध का कारण बन रही हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब जो भारतीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में समितियों के माध्यम से जो बिलों पर परिचर्चा करने का जो प्रावधान है वह ऐतिहासिक काल से ही विद्यमान रहा है। चूंकि भारत पर ब्रिटेन का शासन रहा और ब्रिटिश संसद में जो समिति व्यवस्था है वह चूंकि 16वीं शताब्दी से ही लागू है, उसी प्रकार की व्यवस्था भारत में भी स्वतंत्रता के पहले 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसके माध्यम से इस समिति व्यवस्था को भारतीय संसदीय व्यवस्था में भी लागू किया गया, जिसमें जो प्रस्तुत किए गए जो बिल थे उनको आवश्यकता पड़ने पर विविध प्रकार की समितियों को सौंपा जाता था। स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्वतंत्रता से पहले भारत में इसमें बहुत सारी समितियों की विद्यमानता थी, जैसे कि संशोधनों पर सेलेक्ट कमिटी, विविध मामलों पर स्टैंडिंग कमिटी आदि। भारत ने संसदीय परंपरा को जब स्वतंत्रता के पश्चात अपनाया, तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी इसे लागू किया, जिसके तहत भारतीय संसद द्वारा विभिन्न बिलों के संदर्भ में सेलेक्ट समिति, ज्वाइंट समिति आदि की स्थापना की गई। और 1993 के बाद तो इसके संदर्भ में जो विविध मंत्रालयों से संबद्ध स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, उनकी स्थापना कर दी गई, जिससे अब बिल निर्माण प्रक्रिया में और ज़्यादा समावेशिता की आशा की जा सकती है। और इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण ये बताते हैं कि किस प्रकार से बिलों के संदर्भ में सर्वसमावेशिता को अपनाया जा सके। इसके लिए इसके पहले भी कृषि और अन्य प्रकार के जो बिल पारित करवाए गए हैं उनमें भी समिति प्रक्रिया को अपनाया गया है। जैसे कि 1999 में जो एक बिल पारित किया गया, जो बाद में 2001 में कानून बना अंतिम रूप से, उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स बिल, जिसको लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद संयुक्त समिति को सौंपा गया। इसके तहत जो नवीन पौधों की प्रजातियां अपनाई जाने वाली थीं उनका विकास किया जाने वाला था, और उससे संबंधित जो किसानों और ब्रीडर्स के जो अधिकार थे उनसे संबंध में इस कानून में विविध प्रावधान किए जाने वाले थे। अब इसके संदर्भ में जब इस बिल को समिति को सौंपा गया, तो समिति द्वारा इस पूरे बिल को 8 महीनों तक विविध हितधारकों से चर्चा की गई और उसके बाद ही जो है उन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी। इसके बाद जब यह कानून 2001 में पारित हुआ, तब यह बिल इतना समावेशी हुआ, इतना बेहतर हुआ कि अभी भी इस पर किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं आलोचना ज़्यादा नहीं की जाती है। इसी प्रकार से 2014 में जब बीज बिल प्रस्तुत किया गया, तो उसे कृषि मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को व्यापक परिचर्चा के लिए सौंपा गया, और इसके संदर्भ में समिति ने विविध कृषि अनुसंधान संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय और राज्य बीज निगमों, निजी बीज कंपनियों, वैज्ञानिकों, किसान संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तित्वों से बातचीत की, और इस तरीके से उन्होंने भी इस बिल को समावेशी बनाया। और अगर इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो जितनी भी चिंताएं होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं और जितनी भी शंकाएं होती हैं, उनका बेहतर निवारण हो पाता है। इसी प्रकार से पहले जो संसद ने विविध प्रकार के बिलों को पारित किया है, चाहे वो कंपनी संशोधन बिल हो, चाहे वो आईटी बिल हो, चाहे वो जीएसटी बिल हो, या फिर लोकपाल और लोकायुक्त बिल हो, यह सारे बिल भी
इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरे हैं और इसी के कारण इनको और ज़्यादा बेहतर समावेशी बनाया जा सका है। यदि हम वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तभी भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सर्वसमावेशी बनाए पाने में हम सफल होंगे। और चूंकि जो समितियों के माध्यम से जो परिचर्चा की जाती है वह जनता की निगाह से दूर एक कॉन्फ्रेंस रूम में या एक बंद कमरे में होती है, तो इससे बातचीत ज़्यादा बेहतर समावेशी हो पाती है। इसके माध्यम से गैर दलीय आधार पर चर्चा परिचर्चा संभव हो पाती है और इसके तहत सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा सकता है, जिससे विवादों के कम होने की आशा होती है। और यदि हम आने वाले समय में किसान कानूनों के संदर्भ में भी इसे अपनाएंगे, इसे करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कृषि में बदलाव किए जाने के संदर्भ में जो और सुधारों को किया जाना अपेक्षित है वह बिना किसी विवाद के या कम से कम विवाद के संभव हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें वर्तमान विवाद के संदर्भ में याद रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह हमारा संबंधित है सरकारी योजनाओं से। सरकारी योजनाएं जो हैं वह हमारे पीटी के एग्जाम में भी पूछी जाती रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके अलावा आप इसे भारत में डिजिटल इंडिया से भी जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आईटी वगैरह जो फील्ड हैं वह पूछे जाते रहे हैं। डिजिटल इंडिया पे भी इससे पहले प्रश्न पूछा जाता रहा है। और अब हाल के समय में हाल में ही भारत सरकार द्वारा भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वाईफाई परियोजनाओं को बेहतर करने के लिए, डिजिटल इंडिया को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के माध्यम से अब जो वाईफाई सिस्टम है उसको भी गांव तक विस्तारित करने की योजना है। तो यह जो हमारा एडिटोरियल है वो इसी चीज पर केंद्रित है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को वाईफाई डेटा सर्विस तक पहुंच सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए एक नवीन प्रस्ताव रखा गया है जिसे कहा गया है पीएम वाणी। ठीक है, क्या कहा गया है? पीएम वाणी। अब ये जो पीएम वाणी सुविधा है, इसके द्वारा जो पहले टेलीफोन बूथ के माध्यम से, टेलीफोन या पीसीओस के माध्यम से जो हम बात कर पाते थे जब हमारे पास फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो उसी के समान अब जो है यह एक विचार रखा गया है कि जिस प्रकार से पीसीओस ने, टेलीफोन बूथ्स ने लोगों को, आप कह सकते हैं मोबाइल से, इंटरनेट से, या फिर आप कह सकते हैं लैंडलाइन सेवाओं से जोड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार से अब वाईफाई सेवाएं भी इसी प्रकार से प्रदान की जा सकेंगी, इसको भी लक्षित किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें पीएम वाणी की, तो पीएम वाणी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। यह है देश में वाईफाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, जिसमें सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत पूरे देश भर में, पूरे भारत में पीसीओ के समान ही पब्लिक डेटा ऑफिस, पीसीओ के समान ही पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए एक नेटवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत देश भर में 1 करोड़ डेटा सेंटर और पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। अब ये जो पीडीओ अगर किसी को स्थापित करना है तो उसके लिए ना तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ना ही पंजीकरण की जरूरत पड़ेगी और ना ही उस पर किसी प्रकार का शुल्क लगेगा। अब किसी भी जो दुकान है वह अपनी दुकान को डेटा ऑफिस में बदल सकता है और पीडीए जो होंगे, पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, वो जो है इसका ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखेंगे और सरकार की ओर से डेटा ऑफिस, डेटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाज़त होगी और इसके माध्यम से लोग वाईफाई सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है यह एक प्रकार का
3 टियर सिस्टम होगा, जिससे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके फर्स्ट टियर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या अन्य किसी नेटवर्क के लिए इंटरनेट सुविधा ले सकते हैं और उसके आसपास की वाईफाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होगी। जो सेकंड टियर होगा उसमें पीडीओ पब्लिक डेटा ऑफिस की स्थापना की जाएगी, जो हर किसी को इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने में मदद करेंगे। और उसके बाद जो उसका लास्ट फेज होगा उसमें आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और इस तरीके से जो ये पूरी सुविधा आम लोगों तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है वह कई सारे लाभों को दे सकता है। कौन कौन से लाभ हैं? तो इससे न केवल छोटे स्थानों, दूरस्थ स्थानों तक वाईफाई सेवा को प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा, साथ ही साथ इसके माध्यम से डिजिटल डिवाइड को भी दूर किया जा सकेगा। इससे आवश्यकता के आधार पर उपभोक्ता वाणिज्यिक मनोरंजक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और कृषि सेवाओं को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ सरकार चूंकि अभी तक डेटा क्षेत्र को नियंत्रित करती आई है और अगर वो इस प्रकार के डेटा क्षेत्र को विकेंद्रीकृत करने का एक लक्ष्य सामने रखेगी तो इससे जो नियंत्रित किए जाने वाला जो क्षेत्र था अब उसमें भी लोकतंत्रीकरण स्थापित होना संभव हो पाएगा। इससे आगे चलकर इस पूरे क्षेत्र में डेटा सर्विस क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इससे डेटा सर्विस और भी सस्ती हो सकती है। अब हाल के समय में जो भारत में टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र का जो विनियामक संगठन है ट्राई, वह भी जो है लगातार इस बात को बढ़ावा दे रहा है कि हमें इस तरीके की सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें ट्राई ने ये आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अगर सार्वजनिक स्तर पर वाईफाई सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट घनत्व में 10% की वृद्धि संभव है, जो आगे चलकर जीडीपी में लगभग 1.5% की वृद्धि कर सकती है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के प्रस्तावों को रखा गया था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों द्वारा चूंकि मोबाइल आधार पर सेवाएं दी जा रही थीं, तो वह इसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब हाल के समय में फिर से सरकार द्वारा सार्वजनिक स्तर पर पब्लिक वाईफाई सर्विस को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया प्रारंभ कर दिया गया है और इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी हम इंटरनेट सेवा को बढ़ा सकेंगे, जिसमें 2019 में मात्र हम 100 जनसंख्या पर 27 सब्सक्राइबर्स को ही देखते हैं। इसके विपरीत शहरों में ये संख्या काफ़ी अधिक है और अगर गांव में भी हम इस प्रकार की संख्या को बढ़ावा दे सकें तो इससे पब्लिक वाईफाई सर्विस द्वारा भी इसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। अब इसके तहत हम यह भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो नई मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि 5G, उनका भी जो आना प्रस्तावित है, लेकिन इससे यह ज़रूर होगा कि डाटा क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर 5G आएगा तो उसमें और ज़्यादा निवेश किया जाना होगा, जिससे अगर ज़्यादा निवेश किया जाएगा तो सेवाएं कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सस्ती हो। यही कारण है कि वाणी सिस्टम के माध्यम से अब हम कम खर्च करके ही अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, जिसके माध्यम से यह जो पब्लिक वाईफाई सिस्टम स्थापित किया जाएगा उसका लाभ सामुदायिक संगठन, विविध लाइब्रेरीज, शैक्षणिक संस्थाएं, पंचायतें, छोटे उद्योगपति भी उठा सकते हैं और इससे स्थानीय उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होगा। अब सरकार द्वारा भी इसे सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है ताकि पीसीओस के समान ही जो हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि पीडीओस के द्वारा इस इंटरनेट सेवा को दिया जाए तो वो और बेहतर हो सके। और यदि ऐसा किया जा सकेगा तो इसके माध्यम से भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बढ़ावा लगातार दे रहे हैं उसको भी बढ़ावा दिया जा सकना संभव होगा। यही कारण है कि इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सके। अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो दिया गया है पेज नंबर 6 पर, और यह संबंधित है जीएस पेपर 2 में आईआर से।
मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है वह संबंधित है वेनेजुएला देश से, जहां वेनेजुएला में अभी हाल में ही राष्ट्रपति संबंधी चुनाव हुए और उसमें जो उनके लोकप्रिय नेता हैं मदुरो, उनकी पुनः विजय हुई। अब ये जो मदुरो की जो विजय हुई है वह काफ़ी विरोधों के बीच देखी गई है, जिसमें जो वेनेजुएला देश है उसका संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे देशों के साथ लगातार तनाव देखा जा रहा है। अब इस तनाव के बीच भी जो मदुरो की जो विजय हुई है वह किस प्रकार से विविध चुनौतियों से ग्रस्त हो सकती है वेनेजुएला के राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की विजय हुई है, फिर से जो है राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और यह जो राष्ट्रपति बनने की उनकी जो प्रक्रिया है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार वेनेजुएला जो है वो अमेरिका और विविध प्रकार के पश्चिमी देशों का निशाना बना हुआ है, और इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रयास किए गए कि मदुरो की जो सत्ता है उसे पलट दिया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय असेंबली के जो स्पीकर थे जुआन गुआइडो, उनको भी जो है एक प्रकार से बढ़ावा दिया गया और उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप का सहारा लेते हुए खुद को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से लगातार जो विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक षड्यंत्रों की जो श्रृंखला देखी जा रही है, उसके बावजूद यदि वो विजयी घोषित हुए हैं तो यह इस बात को भी दर्शाता है कि लोगों में जो मदुरो की जो लोकप्रियता है वो अभी भी बरकरार है और यह लोगों में उनके प्रति विश्वास को दर्शाता है। अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला काफ़ी लंबे समय से संकट की स्थिति में है, जिसमें जब 2018 में चुनाव हुए थे तब निकोलस मदुरो जीते थे। उसके बाद भी बहुत सारे जो वर्ग थे वो राष्ट्रपति उनको मानने को तैयार नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे संगठन और राष्ट्र जैसे कि अमेरिका आदि उनको राष्ट्रपति के रूप में उनको स्वीकार नहीं किए और उनका लगातार विरोध किया गया। इसके तहत यह भी कहा गया कि अमेरिका और जो दूसरे संगठन हैं, जो राष्ट्र आदि हैं, वो जो हैं मदुरो के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनका तख्ता पलट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद, निरंतर विदेशी हस्तक्षेपों के बावजूद, यदि मदुरो वर्तमान में 67% वोटों से जीते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि देखनी होगी। अब अगर वो जो जीत गए हैं तो इसके बावजूद कई विद्वानों का ये कहना है कि उनके जीत के बावजूद जो राजनीतिक संकट है वह पूरी तरीके से टला नहीं है, जिसमें जो स्पीकर थे जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जुआन गुआइडो, उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों ने चुनाव का बायकॉट कर दिया है। और विपक्ष का ये आरोप है कि जो वोटिंग डाली गई है उसमें केवल 31% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ही, जो वोटर्स थे पिछले चुनाव की तुलना में, उसमें मात्र 31% ने ही वोट डाला है और बाकी ने कोई वोट नहीं डाला। तो हम इस चुनाव को वैध कैसे माने? इसी आधार पर बहुत सारे अमेरिकी और यूरोपीय देश भी इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं, जो मदुरो के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब वेनेजुएला देश जो है वह लगातार काफ़ी लंबे समय से तेल के मूल्यों के गिरने और मदुरो और उसके पहले के जो राष्ट्रपति थे जो काफ़ी लोकप्रिय थे, ह्यूगो चावेज, उनकी महत्वाकांक्षी समाजवादी कार्यक्रमों के चलते लगातार चर्चा में रहता है। अब इस कार्यक्रम के चलते या फिर तेल और गैस क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण या फिर आप कह सकते हैं सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने आदि के दृष्टिकोण में इनका अमेरिका से भी तनाव देखा गया, जिससे अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। अब इस प्रतिबंध के चलते वेनेजुएला काफ़ी लंबे समय से संकट की स्थिति में है, जिसमें आर्थिक संकट में जो वहाँ का खाद्यान्न है, वहाँ की दवाइयाँ हैं, उनकी कमी हो गई है। वेनेजुएला में ही 45 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। यही कारण है कि मदुरो के समक्ष वर्तमान की जो चुनौती है वो काफ़ी विषम है, जिसके तहत एक ओर तो उन्हें अर्थव्यवस्था को सही रखना होगा, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों को भी साथ में रखना होगा, क्योंकि वह उनकी राष्ट्रीय संसद में उनको चुनौती
दे सकते हैं। साथ ही साथ उन पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी है, तो एक ओर तो राष्ट्रीय प्रेशर, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय तनाव, इन सारी बातों को ध्यान में रखते ही हुए ही ह्यूगो सावेज को आगे कार्य करना होगा। साथ ही साथ जो विपक्ष आदि हैं, वह विपक्ष आदि को भी यह सलाह दी जा रही है कि वह विदेश आदि से सहायता लेकर तख्ता पलट करने के स्थान पर यदि जनता के विरोध के मांग को उठाएंगे, यदि जनता की लेजिटिमेट बात को उठाएंगे और इसके आधार पर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मत को प्रस्तुत करेंगे, तभी एक बेहतर लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संभव हो पाएगी। तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जानी है, तो इसके लिए मदुरो के साथ ही जो विपक्षी दल हैं उनको भी मिलकर काम करना होगा। तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके संदर्भ में हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। अगली जो हमारी खबर है वह पेज नंबर 8 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है अभी हाल में ही आई एक नवीन अनुसंधान से, जिस नवीन अनुसंधान के तहत यह देखा गया है कि भारतीय मानसून पर जो कई वर्षों से अल नीनो आदि का जो प्रभाव देखा जा रहा है, वो केवल और केवल अल नीनो का ही प्रभाव नहीं है जो भारतीय सूखे की व्यवस्था, भारतीय मानसून की व्यवस्था को प्रभावित करता है, अपितु इसके साथ दूसरे भी कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जो हम देखते हैं वायु का सर्कुलेशन या वायु का जो परिसंचरण की जो गतिविधियां हैं, वह भी जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? तो संदर्भ हम देख लेते हैं। मानसून में जो भारत में जो मानसून की अनिश्चितता है, उसके संदर्भ में नवीन अध्ययन सामने आए हैं, जिसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज का ये मत है कि भारत में जो मानसून के दौरान सूखा पड़ता है, उसका संबंध केवल अल नीनो प्रक्रिया से ही नहीं है। इसके तहत पिछले वर्षों में जो 23 सूखों की घटनाएं देखी गई हैं, उसमें केवल 10 ही संबंधित हैं अल नीनो प्रक्रिया से, और जो शेष हैं उनका संबंध वैश्विक जलवायु घटनाओं से है। और इस वैश्विक जलवायु घटनाओं में उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जो वायु परिसंचरण तंत्र है, उसमें होने वाले बदलाव प्रभावित करते हैं भारतीय मानसून व्यवस्था को, जिससे भारतीय मानसून व्यवस्था में सूखे जैसी स्थितियां आ जाती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अल नीनो के साथ ही बहुत सारे गैर अल नीनो कारक भी भारतीय मानसून पर प्रभाव डालते हैं। इसके तहत जब मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, विशेष करके अटलांटिक क्षेत्र में असामान्य वायुमंडलीय डिस्टरबेंस देखा जाता है, तो इससे वायुमंडलीय स्तरों पर चक्रवातीय संकुलेशन का आगमन होता है, जिससे जो उस क्षेत्र का वायु दबाव है वह परिवर्तित हो जाता है और इससे अत्यंत ठंडी वायु धाराओं का जन्म होता है। इन्हें रॉस्बी वेव्स के नाम से जाना जाता है। यह जो रॉस्बी वेव्स हैं वह उत्तरी अटलांटिक से आगे बढ़ते हुए तिब्बत के पठार तक आती हैं और यह अत्यंत ठंडी रॉस्बी वेव्स भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती हैं। उस समय का जो समय होता है उसमें भारतीय क्षेत्र में अत्यंत गर्मी देखी जाती है और मानसूनी हवाएं ऊपर उठती हैं। अब इन जो मानसूनी हवाएं हैं उनको अटलांटिक से आने वाली ये जो ठंडी रॉस्बी वेव्स हैं वो जो हैं प्रभावित करती हैं और वो जो है उनको नीचे धकेल देती हैं। अब वो उनको अगर नीचे धकेल देंगी तो इससे होगा क्या कि जो वर्षा जो देखी जानी चाहिए थी वो देखी नहीं जाएगी। इसी के चलते जो अटलांटिक क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वह अगस्त के मध्यकाल में मानसूनी हवाओं को प्रभावित कर देती हैं। इससे हवा की गति प्रभावित होती है और वर्षा की स्थिति भी प्रभावित होती है। अब यदि मानसूनी काल में वर्षा जो होती है वह नहीं होगी तो इससे सूखा बढ़ेगा और इसके संदर्भ में अब हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब भी बात की जाएगी भारतीय मानसूनी व्यवस्था की, तो भारतीय मानसूनी व्यवस्था में हमें यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इसमें केवल और केवल
अल नीनो जैसे फैक्टर्स ही कार्य कर नहीं रहे, अपितु गैर अल नीनो कारक भी कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में जो अध्ययन किए जा रहे हैं उन अध्ययनों में हमें वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक नए आर्टिकल की, जो दिया गया है पेज नंबर 10 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। ये आर्टिकल क्या है इसको समझ लेते हैं। तो हमारा ये जो आर्टिकल है वह संबंधित है भारत उज्बेकिस्तान संबंध से, और इसके संदर्भ में अभी हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जी के मध्य एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ वर्चुअल आधार पर। तो भारत के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के मध्य किन किन बातों को सामने रखा गया, यह जो है हमारी चर्चा का विषय होगा। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ है भारतीय प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के मध्य वर्चुअल आधार पर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें दोनों देशों द्वारा अनेक संदर्भों में अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की बात की गई है, जैसे कि अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बनाए जाने के संदर्भ में सहयोग करना, और इसके संदर्भ में जो भारत और जो मध्य एशियाई राष्ट्र हैं, जिसमें विशेष रूप से जो हम बात कर रहे हैं विविध प्रकार के मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ भारत सहयोग बढ़ा रहा है। इसके संदर्भ में भारत अब ये प्रयास कर रहा है कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को बनाने के लिए वह ईरान और दूसरे मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए, और इसके लिए अब भारत और उज्बेकिस्तान मिलकर ईरान से त्रिपक्षीय आधार पर वार्ता किए जाने पर भी सहमत हुए हैं। इसमें दोनों देश मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में भी आतंकवाद से लड़ने के संदर्भ में सहमति जता रहे हैं। इसमें भारत द्वारा उज्बेकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के आतंकवाद के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में जो आतंकवाद फैल रहा है उसके भी प्रत्येक रूप की आलोचना की गई है, और इसके संदर्भ में यह बेहद आवश्यक है कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इसके संदर्भ में पहली चीज क्या मैंने आपको बताई? पहली चीज तो दोनों देश इस बात पे सहमत हैं कि सहयोग बढ़े। दूसरी बात, दोनों देश इस बात पे सहमत हैं कि कनेक्टिविटी बढ़े, और कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही दोनों देश इस बात पे सहमत हैं कि विशेष रूप से जो अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया है वह बेहतर हो, और अफगान शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जो आतंकवाद है, चाहे वो किसी भी रूप का आतंकवाद हो, इसका जो है निंदा की जानी चाहिए। और विशेष रूप से यदि किसी दूसरे देश की धरती का प्रयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वह निश्चित रूप से गलत है, जिसके लिए हमें कार्य करना होगा। यही कारण है कि मध्य एशियाई राष्ट्र और भारत अब मिलकर इस पूरे क्षेत्र में चरमपंथ को, फंडामेंटलिज्म को और अलगाववाद को रोके जाने की बात कर रहे हैं, और इसके माध्यम से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। अब हाल के संदर्भ में यह देखा गया है कि भारत मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, जिसके तहत हाल के समय में दोनों देशों के मध्य जो सहयोग है वह भी बढ़ा है। इसके तहत सुरक्षा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश सैन्य युद्धाभ्यास को भी किए हैं। दोनों देशों द्वारा स्पेस और एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत भारत ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट और आईटी क्षेत्र विकास के लिए $448 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, जिसके तहत सस्ती दरों पर ब्याज, आप कह सकते हैं बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा दोनों देश ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी डॉलर क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना तकनीक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
अब इसके संदर्भ में दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते को आरंभ किए जाने के संदर्भ में वार्ता को प्रारंभ किया है, जिसके तहत मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के तहत एफटीए से पहले होने वाले प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे वह पहले वार्ता करेंगे। तो किसी भी देश के मध्य, दो देशों और समूहों के मध्य जब मुक्त व्यापार समझौते के तहत वस्तुओं, सेवाओं, निवेश आदि के संदर्भ में आप कह सकते हैं बिना किसी प्रकार के शुल्क आदि को लगाए जाने के संदर्भ में जो मुक्त व्यापार समझौता नियर जीरो रेट्स पर जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मुक्त आवागमन होता है, उसके संदर्भ में जब ऐसी स्थिति होती है, जब इसके संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौता किया जाता है, तो इस प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता किए जाने से पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे वार्ता की जाती है। अब यह जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसके तहत कोशिश ये की जाती है कि दोनों देश की अर्थव्यवस्थाओं को तुरंत नहीं खोला जाए। इसके तहत दोनों देश कुछ विशेष उत्पादों पर सहमत हो सकते हैं कि हम इन उत्पादों का मुक्त व्यापार करेंगे, या फिर वो कुछ सेवाओं पर सहमत हो सकते हैं कि हम इन सेवाओं का मुक्त व्यापार करेंगे। और यदि समय के साथ यह प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सफल होता है तो आगे चलकर वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में भी बदल सकता है। तो दो देशों के आपसी जुड़ाव की दिशा में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वह आप कह सकते हैं पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी होता है जो आगे चलकर मुक्त व्यापार समझौते को प्रशस्त करता है। तो भारत और उज्बेकिस्तान अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता प्रारंभ किए हैं, जो होपफुली आगे चलकर एफटीए में भी बदलेगी। दोनों देश इसके संदर्भ में यह मान रहे हैं कि दोनों देशों के मध्य जो वर्तमान का व्यापार है, जो वर्तमान में केवल 285 मिलियन डॉलर ही है, वह काफ़ी कम है 2018 में, और इसको बढ़ाया जा सकता है कई गुना। इसी के लिए दोनों देश अब कार्य कर रहे हैं। दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान में शांति का बने रहना भी अत्यंत आवश्यक है, और दोनों देश अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया का भी समर्थन करते हैं। हालांकि दोनों देशों का ये कहना है कि जो ये शांति प्रक्रिया है वह अफगान नियंत्रित, अफगान नेतृत्व वाली और अफगान स्वामित्व वाली होनी चाहिए। यानी इसको एलओसी के रूप में कहा जाता है, आप कह सकते हैं ALOC, अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ओन्ड और अफगानिस्तान कंट्रोल्ड। यानी अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रण वाली, यानी सब चीज़ें अफगानिस्तान को केंद्र में रख के होनी चाहिए। अफगानिस्तान का वार्ता पर नियंत्रण होना चाहिए और अफगान नेतृत्व द्वारा ही वार्ता की जानी चाहिए। और इसके तहत यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2001 में जब अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर हमला किया गया, उसके बाद से हो सकता है कि अमेरिका को पूर्ण रूप से तालिबान को समाप्त किए जाने के संदर्भ में सफलता ना मिली हो, लेकिन अफगानिस्तान ने काफ़ी विकास किया है अपने विविध संकेतकों को मानव विकास सूचकांकों के आधार पर, और इसको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके तहत विशेष रूप से शांति प्रक्रिया में जो बच्चे, महिलाएं और अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को भी बनाए रखना होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। गजल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गीत की कविता की एक शैली है जो संक्षिप्त और सुंदर रूप में होती है और आमतौर पर प्रेम के विषयों के साथ संबंधित होती है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की अरबी कविता में है। 12वीं शताब्दी में सूफी फकीरों के प्रभाव के कारण गजल दक्षिण एशिया में फैल गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3? तो गजल के संदर्भ में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आज पेज नंबर 11 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें बहुत सारे जो गजल गायक हैं, पंकज उधास, तलत अजीत, अनूप जलोटा, सुदीप बनर्जी आदि जो हैं, वह खजाना नाम के एक फेस्टिवल में, जो फेस्टिवल ऑफ गजल्स है, जो 19 और 20 दिसंबर को किया जाएगा, वहाँ पे जो है परफॉर्म करेंगे, जो कला क्षेत्र का 67वां एनुअल आर्ट फेस्टिवल है, जो इस बार ऑनलाइन किया जा रहा है।
तो ये जो कला क्षेत्र है वह एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और ये हर साल गजल आदि को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन करता है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। यह नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत सबसे पहले शामिल हुआ था। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प कौन कौन से हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कि एक, दो और तीन। तो जिम कॉर्बेट के संदर्भ में पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल एक और दो, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो वर्तमान में आज ये दिया हुआ है जिसमें विंटर ब्रूज के बारे में चर्चा है, जिसमें मक्के की रोटी और दूसरे प्रकार की जो पेय पदार्थ हैं उनकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ इसमें हनी की भी चर्चा है जिसे प्राप्त किया जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम किससे संबंधित है? मंगल ग्रह पर जैव हस्ताक्षर का पता लगाना, चंद्र सतह की खोज, क्षुद्र ग्रह वेस्टा का अध्ययन, कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए मिशन। तो आर्टेमिस जो मिशन है वह मुख्य रूप से चंद्र सतह की खोज से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो आज इसके संदर्भ में खबर आई है जिसमें आर्टेमिस मून मिशन को जो है नासा द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना बनाई गई है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के बाद अब जल्द ही हम जो है एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर जाते हुए देखेंगे। जो अपोलो 17 नासा के अपोलो 17 मिशन जो 50 साल पहले हुआ था उसके बाद एक घटना होगी। अब इसमें जो है 18 लोगों को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है जो ट्रेन किए जाएंगे इस मिशन पे जाने के संदर्भ में, जिसे 2024 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के संदर्भ में इसको तैयार किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो क्षेत्रीय जो भूगर्भ विज्ञान है, जो वहाँ की जियोलॉजी है, जो चंद्रमा का सैंपल कलेक्शन है और साथ ही साथ किसी यान को हम छोड़ें वो वहाँ से वापस आ जाए और वो इस रूप में सक्षम हो सके कि वो विविध प्रकार के उपकरणों को चंद्रमा की सतह पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी इसको लक्षित किया गया है। तो आर्टेमिस मून मिशन किसका है? नासा का। ये किससे संबंधित है? कुछ मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर ले जाने से। जो अपोलो 17 50 साल पहले भेजे गए मिशन के बाद नासा का दूसरा ऐसा मिशन होगा जिसमें चंद्रमा को टारगेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नदी दी गई है और वो कहाँ बहती है? पश्चिमी डिवीना बाल्टिक सागर, राइन एड्रियाटिक सागर, सीन इंग्लिश चैनल। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कि एक, दो और तीन। तो पश्चिमी डिवीना बाल्टिक सागर ये कथन सही है, पहला सही है। राइन एड्रियाटिक सागर ये गलत है। सीन इंग्लिश चैनल ये सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल एक और तीन, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इन नदियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आज जो है लातविया शहर जो है, लातविया देश जो है वह चर्चा में आया और जो लातविया की जो राजधानी है रीगा वह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है यूरोप में एक नदी के चलते, जो आज हमने क्वेश्चन पूछी है जिसका नाम है पश्चिमी डिवीना। ठीक है, तो पश्चिमी डिवीना को डाउगावा के नाम से भी जाना जाता है। यह रूस की वोल्डाई पहाड़ियों से उठने वाली एक बड़ी नदी है जो बेलारूस से होकर रीगा की खाड़ी जो इसकी राजधानी है, ठीक है, लाटविया की जो राजधानी है वहां पे जाके गिरती है। जो रीगा की खाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? तो बाल्टिक सागर में। और यह वोल्गा के स्रोत के नज़दीक है। जो वोल्गा रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर है और इसमें 325 किलोमीटर रूस में है। लातविया की जो राजधानी है रीगा वह इसके दोनों किनारों पर अवस्थित है और वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। इसको आप एक मैप से देख सकते हैं। यह रहा यूरोप का लाटविया देश, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक नदी बह रही है, ये रही
जिसके बारे में हमने बात की, जिसे वेस्टर्न डिवीना या डाउगावा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्थान रूस से होता है। हालांकि ये बहती हुई लातविया में बाल्टिक सागर में जाके गिरती है, और जो लातविया की राजधानी रीगा है वो इसी के तट पे अवस्थित है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी नदियों के बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो हमने बात की सीन नदी, ये आप देख सकते हैं, यह जो सीन नदी है ये जाके इंग्लिश चैनल में गिरती है। कौन से चैनल में गिरती है? इंग्लिश चैनल में जाके यह गिरती है, इंग्लिश चैनल में। और ये जो राइन नदी है, राइन नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। बाकी दूसरी नदियों को भी आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें डैन्यूब, पो, ठीक है, टागुस, रॉन, डैन्यूब, ठीक है, विस्चुला, डॉन, वोल्गा आदि नदियाँ दिखाई गई हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे थेम्स नदी को भी देख सकते हैं। ठीक है। अगर सागरों के बारे में बात करें तो अटलांटिक सागर, नॉर्वेजियन सागर, बाल्टिक सागर, बैरेंट सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये कुछ महत्वपूर्ण सागर हैं। बिस्के की खाड़ी, ये सब कुछ महत्वपूर्ण सागर हैं जो यूरोप में जल निकायों को दर्शाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, पश्चिमी डिवीना कहाँ पे गिरती है? बाल्टिक सागर में। राइन कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में। और सीन कहाँ पे गिरती है? तो इंग्लिश चैनल में। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के तहत किसी विशेष पौधे की प्रजाति को रखा गया है तो इसका क्या निहितार्थ है? उस पौधे की खेती के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पौधा है। ऐसा पौधा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आक्रामक और हानिकारक है। तो अनुसूची 6 के तहत अगर कोई पौधा रखा जाता है तो ऐसे पौधे की खेती जो है की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग प्रकार की सुरक्षा की डिग्री को बताते हैं। इन 6 अनुसूचियों में से अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का भाग 2 जानवरों को और पौधों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, और इनके तहत अगर अपराध किया जाता है तो उच्चतम दंड निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनुसूची 3 और 4 में भी बहुत सारे जानवर आदि संरक्षित हैं, हालांकि इनके लिए दंड कम है। अनुसूची 5 में वह जानवर आते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य कौवा, चमगादड़, चूहे आदि। जो अनुसूची 6 है उसमें उन पौधों को शामिल किया गया है जो खेती और रोपण से प्रतिबंधित हैं। इनमें शामिल है बेडडोम्स साइकड, ब्लू वांडा, कुथ, लेडीज स्लीपर ऑर्किड, पिचर प्लांट और रेड वांडा। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपको याद रखनी चाहिए। कई बार इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद द्वारा पारित कानूनों को निरस्त करने की मांग केवल विधायी कार्यों के प्रबंधन में गंभीर चूक को दर्शाती है। उक्त कथन के आलोक में संसदीय समितियों के महत्व पर चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पुनः राष्ट्रपति बनने की पृष्ठभूमि में वेनेजुएला पर पड़ने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। 150 शब्द, 10 अंक। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आज की परिचर्चा के आधार पर आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक में हमने अधिक से अधिक टॉपिक्स की चर्चा आपके साथ करने का प्रयास किया। होपफुली हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, चैनल्स हैं, वो जो है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अधिक से अधिक आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक पे फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।